How are you all? Welcome to the YouTube channel of Chanakya Career Institute. Today we will cover a very common and simple topic but that is very beneficial to all kind of people. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल अलग तरीके से सीखेंगे और ये मेरा दावा है कि ये तरीका आपको बिल्कुल अलग और बहुत ही प्रभावी तरीका लगेगा। तो वो हमारा टॉपिक है आज का टेंस। बहुत कॉमन है, सब लोग टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एवरीबडी नोज वेरी वेल। इनके डिवीजन होते हैं, तो हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर इस तरह से डिवीजन पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। Then present perfect, past perfect and future perfect, and the last part is present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous। आप सभी इतना जानते हैं। इसके बाद हम जब सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस कंपोजिशन के चार तरीके होते हैं। अफर्मेटिव जो कि स्वीकारात्मक होता है, हाँ वाला सेंटेंस। नेक्स्ट, नेगेटिव जो कि नकारात्मक होता है, जिसमें हम नो या नोट का यूज करते हैं। सी पार्ट्स का होता है इंट्रोगेटिव, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH वर्ड से। एंड लास्ट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जिसमें प्रश्न भी पूछते हैं और मना भी करते हैं। तो आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है दोस्तों कि जब अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों से काम चल रहा था तो इसकी क्या ज़रूरत है हमें कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का यूज़ करते हैं। आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। तो दोस्तों आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, पहले से ही आप लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे चलकर, जो कि बात है कॉमन पैटर्न के बारे में। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें इस कॉमन पैटर्न का यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका एक उदाहरण हम समझते हैं कैसे। शी इज कुकिंग राइस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है, शी इज कुकिंग राइस। तो यहाँ पर शी एक सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग मेन वर्ब एंड राइस ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इस कॉमन पैटर्न को ही समझेंगे आगे कि टेंस किस तरह से हम डिफरेंट तरीके से टेंस कैसे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसके आगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक कॉमन पैटर्न देखा था जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का हम यूज करके एक जनरल सेंटेंस बनाते हैं। तो टेंस पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इन सभी बातों को अच्छे से जान जाएं कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी हम सबसे पहले क्या समझें जिससे कि टेंस पढ़ने में हमें आसानी हो और उस टेंस के जरिए हम इंग्लिश की ग्रामर को अच्छे से समझ सकें। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो है सब्जेक्ट। बहुत से लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर भी सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, यानी कि डूअर, यानी जो व्यक्ति किसी कार्य को करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। और यहाँ दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो ही, शी, इट और कोई भी सिंगल जो नेम होता है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स में इंक्लूड हैं। और बात करें प्लूरल सब्जेक्ट की तो आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पर वी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि मूवी देखने का जो काम कौन कर रहा है, वी। तो जिसके बारे में कोई बात कही जाती है या जो कोई किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। इसके बाद दूसरा जो इसका जो रिमेंबर वाला पॉइंट है, रिमेंबर करने के लिए, समझने के लिए, वो है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। अब हम अगर बात करें इसकी सहायक क्रिया तो इसके नाम पर नहीं जाना चाहिए, इसके काम पर हमें जाना चाहिए। कहने का मतलब सहायक क्रिया सहायता ही नहीं करती बल्कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेंस के अंदर। और सभी सहायक क्रियाओं को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक टेबल आप लोगों को नजर आ रही होगी। तो अगर हम ये टेबल यही समझ लेते हैं तो हमें
टेंस पढ़ते टाइम, तो हमें टेंस पढ़ते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस टेंस में, उसके कौन से पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज करना है। तो देखिए बोर्ड पर प्रेजेंट बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में उनके जगह केवल डिड का यूज किया जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल एंड शेल का यूज किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि फ्यूचर टेंस में तो विल और शेल परमानेंट है, बिल्कुल फिक्स है। अब हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ पर इज, एम और आर तीनों में से एक सुटेबल हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वर डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर और प्लूरल। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और शेल बी आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ subject. In present perfect tense we use has or have. In past perfect we use had, and in future perfect tense we use will have or shall have. All these depend on the kind of subject. Then last, in present perfect continuous tense has been or have been are used. In past perfect continuous had been is used, and in future perfect continuous tense will have been or shall have been are used. तो दोस्तों ये टेबल आपके बहुत काम की है। इस टेबल से आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह के, किस टेंस के कौन से पार्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हमें यूज में लेनी है। जैसे they will be playing in the garden, ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, और यहाँ देखकर हमें बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया है। दैट मीन्स ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बारे में। इससे पहले हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को समझा है। अब मेन वर्ब वो चीज़ होती है जो मेन काम होता है, मुख्य जो क्रिया यानी कि जो काम उसमें हुआ है, जैसे जाना, जाने का काम, कुक, लाफ, ऐसे बहुत सारे किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक काम होता है जो पूरा होता है। तो जो काम पूरा होता है वही एक मुख्य क्रिया है और इन फॉर्म्स को बोलते हैं रूट फॉर्म्स। ठीक है। इसके बाद इन मेन वर्ब्स की भी 3 फॉर्म होती हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ हम बात करें गो, उसकी पास्ट फॉर्म है वेंट और उसकी पास्ट पार्टिसिपल है गोन। तीनों चेंज हैं। तो जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं, जैसे सिंग, सेंग, संग, स्विम, स्वयं, स्वम, ऐसी बहुत सारी होती हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। जिनकी रूट वर्ब अलग और बाकी की 2 अलग से सेम होती है उन्हें वीक वर्ब्स कहते हैं। और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बिल्कुल न्यूट्रल होती है, उनकी तीनों ही सेम होती है, जैसे कट, 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 शट, 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 इट इज। तो ये बात बहुत इजी है। जो भी काम होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, पूरा जो काम होता है वही मुख्य क्रिया होती है और उसकी इस तरह से हमें अलग अलग फॉर्म अलग अलग सेंटेंस में काम में लेनी होती है। जैसे आई हैव ईटन ऑल द मैंगोज, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हम पहले ही समझ चुके हैं। तो ये जो ईटन है ये ईट की थर्ड फॉर्म है और इस टेंस के अकॉर्डिंग, इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमने काम में लिए, मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद जो हमारा लास्ट जो समझने वाला बिंदु है वो है ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं कर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसका फल जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? तो हम जिस भी सेंटेंस में ये पहचानने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर पूछेंगे व्हाट यानी कि क्या, तो उसका आंसर जो हमें देगा वो नॉन लिविंग थिंग होगी और वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म। और अगर हम पूछते हैं whom मीन्स किसको, तो इसका आंसर जो मिलेगा वो होगा लिविंग बीइंग यानी कोई सजीव चीजें जैसे कि प्रोनाउन, और वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर्म। उदाहरण के लिए he gave her a chocolate। अब यहाँ क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में, उसने दी,
या दिया? क्या दिया उसने? चॉकलेट दिया। तो चॉकलेट का उत्तर हमें मिला है क्या से, यानी कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग। और किसको चॉकलेट दी? हर, उसको। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। ये हमें किससे मिला? इस प्रश्न से मिला, किसको दी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेंस पढ़ने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हमें समझनी थी ये अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और ये आपको बिल्कुल डिफरेंट तरीका लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। थैंक यू।